Assalamu alaikum, this is Humaina Basit. Today we will do review exercise 3. तो कल हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है MCQs। MCQs क्या होते हैं? जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हों और आपके पास क्वेश्चन हो और 4 ऑप्शन हो, तो उस 4 ऑप्शन में हमने सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, उस पर टिक लगाना होता है या सर्कल लगाना होता है। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपने टिक लगाना है। देखें, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो 4 ऑप्शन नहीं देखने चाहिए, इसलिए मैंने भी 4 ऑप्शन नहीं लिखे। आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो कि आप क्वेश्चन पढ़ो और जो आंसर है वो आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। जो आपके दिमाग में आएगा फिर उसके बाद आप 4 ऑप्शंस देखो। जो आपके दिमाग में आया होगा, अगर वही चीज़ आपके ऑप्शंस में है तो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है इफ़ ax इज इक्वल टू n देन, तो क्या है, इसको हमने, ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने लॉग की शक्ल में लिखना है। अगर आप चैप्टर 3 मेरे साथ कर चुके हैं तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका जवाब क्या है। देखें, ax इज इक्वल टू n, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं, जब लॉग की शक्ल में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू लॉग an। देखें, ये लॉग की शक्ल है और ये एक्सपोनेंशियल शक्ल है। अब जब एक्सपोनेंशियल शक्ल हो तो हमें पता है जो a होती है, a की पावर, जिस चीज़ की पावर होती है तो वो क्या होती है, वो बेस होता है। और बेस को कहाँ लिखते हैं, वो लॉग के साथ इधर लिखते हैं। देखें, ये बेस है ना, तो ये बेस जब हमें पता है, जब लॉग की शक्ल में लिखते हैं तो लॉग के साथ यहाँ छोटा करके जो लिखा होता है वो बेस होता है। ठीक है ना, यहाँ a है तो यहाँ लॉग के साथ a आ गया। ठीक है, और जो हमारे पास बेस की पावर होती है x या कुछ भी, उसको इक्वल के इस साइड पे रखते हैं, यानी कि ये x है, x को इस साइड पे रखा, फिर इक्वल लगाया, फिर लॉग लगाया, जो बेस है वो हमारी a है, वो a आ गई, और बाकी जो n बचा उसको हमने लॉग के साथ लगा लिया। ठीक है, बात समझ आ गई। अगर आप चैप्टर 3 मेरे साथ कर चुके हैं तो ये अब आपको मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास, आपके दिमाग में ये ऑप्शन आ गया, तो फिर अब आप देखो कि नीचे 4 ऑप्शंस क्या हैं, तो यकीनन उन 4 ऑप्शन में एक ये ऑप्शन भी होगा, तो इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने टिक कर देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, y इज इक्वल टू लॉग जी एक्स। देखें, ये एक्सपोनेंशियल शक्ल थी, इसको आपने लॉग की शक्ल में लिख लिया, तो ये अब लॉग की शक्ल है, तो आपने क्या करना है, आपने एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखना है। आपको पता है लॉग के साथ जो यहाँ लिखा होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। बेस यानी बेस की कोई ना कोई पावर है, तो यहाँ z है, तो आपका आंसर क्या होगा, z, और पावर क्या हो जाएगी, वो जो बराबर के इस तरफ होगी वो आपकी पावर हो जाएगी, और जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है वो बराबर के उस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी लॉग की शक्ल है और ये आपकी एक्सपोनेंशियल शक्ल है। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल शक्ल लिखी हुई हो तो आप उसको लॉग की शक्ल में लिख लो, लॉग की शक्ल लिखी हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिख लो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, आप इसको देखोगे तो आपके पास उन 4 ऑप्शन में यकीनन एक ये ऑप्शन भी खड़ा होगा, तो आप उस ऑप्शन पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे या सर्कल लगा लोगे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। देखें, लॉगरिथम, किसी चीज़ का आप लॉगरिथम ले रहे हो ऑफ यूनिटी, किसी चीज़ का नहीं, यूनिटी का। यूनिटी का से क्या मुराद है, 1, यूनिटी से मुराद है 1, 1 को हम यूनिटी भी कहते हैं। 1 का जो लॉगरिथम है टू एनी बेस, यानी कोई भी बेस हो। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप लॉग लो किसका, 1 का, और बेस कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, यहाँ बेस होती है ना, लॉग की इधर इस साइड पे जो छोटा करके लिखा होता है वो आपकी बेस होती है। यहाँ 5 हो, 5 के बजाय यहाँ 100 हो, तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 0। यानी जो यूनिटी का लॉग है वो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, कोई भी बेस हो तो यूनिटी का जो लॉग होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। अब आप देखोगे उन 4 ऑप्शन में कि आपके पास 0 कहाँ है, ए है, बी है, सी है या डी ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन पे आपके पास 0 खड़ा होगा उस ऑप्शन को ए, बी, सी या डी में से
आप उस ऑप्शन को सर्कल लगा दोगे या उस ऑप्शन को आप टिक लगा दोगे, ठीक है। और आपका एक नंबर पक्का हो गया। पेपर के हवाले से बात कर रही हूँ। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, अब लॉगरिथम जैसे वो यूनिटी का लॉगरिथम था, यहाँ कह रहे हैं लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का लॉगरिथम टू इटसेल्फ एज बेस, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, आप लॉग ले रहे हो किसका, मिसाल के तौर पे 5 का, और जो आपकी बेस है वो भी 5 ही है। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, यानी जिस नंबर का आप लॉगरिथम ले रहे हो उस वही नंबर आपकी बेस है, तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये बात जहन में रख लो कि लॉग अगर 1 लेते हो, लॉग 1 लेते हो, यूनिटी का लॉग लेते हो, तो यहाँ बेस जो भी हो तो आंसर 0 आएगा। और अगर आप किसी नंबर का लॉग ले रहे हो, यानी कि लॉग 100 भी ले रहे हो और बेस भी यहाँ 100 है, बेस भी यहाँ 100 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ये बात आप जहन में बैठा लो। 1 का जो लॉग होगा वो हमेशा 0 होगा, और किसी नंबर का लॉग जब बेस भी वही लॉग हो, बेस में भी वही नंबर हो, अब लॉग 100 लिया है और बेस भी 100 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात आप जहन में बैठा लो। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का लॉगरिथम टू इटसेल्फ एज बेस, वही नंबर बेस में हो तो वो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। अब जहां 1 होगा आप वहां टिक लगा दोगे। अब उसने कहा है ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 2.718 के, ठीक है, उसने खुद ही बता दिया। फिर उसने कहा लॉग ई क्या होगा। अब ये बात भी आपकी याद करने वाली है, अब ये आप मतलब दिमाग में बिठा लो कि जो ई है, अगर ई 2.718 के तकरीबन बराबर है तो इसका लॉग क्या होगा, इसका लॉग होगा 0.43 और 43। याद करना आसान है, ये अब आप याद करो, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाला है कि अगर ई 2.718 के तकरीबन बराबर हो तो लॉग ई का अगर हम लॉग लेंगे तो वो क्या होगा, 0.4343। आप कैलकुलेटर की मदद से हल भी करो, यानी कि ई की जगह पे 2.718 लो, लॉग लो और लॉग 2.718 लो, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो यही आएगा 0.4343। चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू इज, अब हम कर रहे हैं 6 पार्ट। द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू इज, अब आपको पता है 2 नंबर्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं जो डिवाइड हो रही हैं और 7 लॉग है। तो मैंने आपको इतने सारे लॉ पढ़ाए थे जो क्या थे, लॉग पी ओवर क्यू। आपको पता है जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो तो लॉग साथ हो तो लॉग दोनों नंबर के साथ अप्लाई हो जाता है और बीच में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। मैंने जो आपको 4 एक्सरसाइजेस कराई हैं 3.1 से लेके 3.4 तक, अगर वो आपने मुझे साथ की हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है कि अगर ये शक्ल दी हुई हो तो आप क्या लिखते हो, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। अगर 2 नंबर फ्रैक्शन में लिखे हुए हों, जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा और साथ लॉग जो है वो दोनों के साथ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। ये एक लॉ है। ये 3 लॉ जो मैंने आपको पढ़ाए थे 3.2 में शायद, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, जो सेकंड लॉ था वो ये था, ठीक है। अब उसने कहा है लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज सेम एज, देखें ये शक्ल दी हुई थी, आपने इस शक्ल में लिख ली। अब ये वाली शक्ल दी हुई है लॉग पी माइनस लॉग क्यू, तो सारी सी बात है, ये शक्ल दी थी तो आपने इस शक्ल में लिख दी, अब ये शक्ल है तो आप इस शक्ल में लिख दोगे। यानी जो 6 और 7 हैं ये दोनों पार्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। ये शक्ल दी है तो आपने इस शक्ल में लिखे, अब इस शक्ल में हमारे पास दिया हुआ है तो हम ये वाली शक्ल लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग पी ओवर क्यू। जब बीच में माइनस हो और लॉग दोनों के साथ लगा हो तो ये लॉ है कि लॉग पी ओवर क्यू बन जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई। ओके, अब हम देखते हैं पार्ट 8 को। ये भी लॉ है, ये थर्ड लॉ है जो पावर वाला है। लॉग m की पावर n किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है n लॉग m। ये आपको पता है, जो पावर है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और लॉग m वैसे का वैसे लिखा हुआ आता है। ये भी लॉ है, ये थर्ड लॉ है पावर वाला। अब इधर देखें नाइन्थ पार्ट, वो है लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बी किसके इक्वल है। अब देखें
ये भी एक लॉ है जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। मैं फिर आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये कैसे इक्वल आता है। देखें, ये b है, यहाँ बेस b है, यहाँ बेस c है, यहाँ b है और यहाँ a है। ऐसा समझो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ, ये ख़त्म नहीं होता, मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे याद रहेगा कि log b a मल्टीप्लाई बाई log c b इसके इक्वल है। तो मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप इसको याद कैसे रखो। जो b सेम जो वैल्यू है वो ख़त्म कर दो, बाकी क्या बचा a और c, तो a यहाँ था और c बेस थी, तो इसी तरह c बेस आ जाएगा और a इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये बात भी आपने याद रखनी है। तो मैं याद करने की मैंने आपको एक टिप दी है कि आप याद कैसे रखो। दो वैल्यूज़ हैं, दो लॉग हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ बेस p है और यहाँ बेस c है और यहाँ a है और यहाँ b है, तो यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, दोनों जगहों पे b है, तो b ख़त्म हो गया, बाकी यहाँ a बच गया और यहाँ c बच गया। तो c हमारा एज अ बेस हम अप्लाई करेंगे, जो a है उसको वैसे ही नंबर के तौर पे अप्लाई करेंगे। और ये जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये बराबर होते हैं, इसके आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट है, log y(x) किसके इक्वल होता है। अब देखें log y(x), तो आप क्या करोगे, ये भी अब आपने याद ही रखना है, ऊपर भी log आ गया और नीचे भी log आ गया। अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास x हो जाएगा और यहाँ बेस हम खुद से कुछ भी लगा लें z, यहाँ भी बेस हमने z लगा ली और ये log y हो गया। अब ये बात भी आपने याद रखनी है। अब इसको याद करने के लिए भी मैं आपको एक टिप बताती हूँ, वो ये टिप है कि log y(x), देखें y यूज़ हुआ है और x यूज़ हुआ है, तो आपने क्या करना है, जो पहले 7 नंबर लिखा हुआ है पहले उसका आपने log लगा लेना है log x के साथ। ठीक है ना, फिर दूसरा नंबर क्या है log y, वो log y लगा देना है, और जो ये बेस है ये आपने खुद से कुछ भी लगा लेनी है, तो वो सेम रखनी है। ठीक है, ये भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है याद करने का। वैसे देखें तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो भी इक्वल ही हैं। देखें log ca, अगर log cb को हम यहाँ नीचे ले जाएं, log cb को, तो देखें अगर ये इधर ही रहने दें और इसको नीचे लेके चले जाएं, तो यही शक्ल ही तो बनती है। यानी कि ये जो शक्ल है ये फर्दर है इस सिचुएशन से। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन सेम है, ये भी आप याद कर लो और ये भी आप याद कर लो। और याद करने का मैंने आपको टिप बता दी है, एक ट्रिक बता दी है कि आप याद कैसे करो। इसको ऐसे याद करो, log y(x) है तो log x पहले लिख लो, फिर नीचे log y लिख लो, और यहाँ जो बेस है वो किसी भी नंबर की कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जो सेम हो, ऊपर नीचे आप बेस लगा लो। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, जस्ट आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है और साथ ही एक जगह छोड़ी हुई है कि आपने इसमें कुछ ना कुछ डालना है, कुछ ना कुछ सही वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब ये पता नहीं आपके पेपर्स में आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आपको सारा कुछ करवा रही हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। अगर यही क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस की शक्ल में है, क्योंकि MCQs तो आते हैं पेपर्स में, MCQs की शक्ल में है तो आपको ईजिली आता हो, सारा कुछ पता हो, तो मैं आपको ये करवा रही हूँ। मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, आगे मैंने पार्ट नहीं लिखे क्योंकि मैं थक गई हूँ। आप ऐसा करें कि आप भी बुक उठा लें, मैं भी बुक उठा लेती हूँ, तो बुक की मदद से या मैं पढ़ूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, फिर मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी। देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है फॉर कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में जो बेस है, द बेस इज क्या होगी। देखें अब ये बात भी आप दिमाग में रखो कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम ये जो आम लॉगरिथम हम लेते हैं उसमें जो बेस होती है वो आमतौर पे क्या होती है, वो 10 होती है। ठीक है, ये आप दिमाग में रख लो ताकि MCQs में ये क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर आता हो। इसी तरह दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। अब देखें ये मैं आपको समझा देती हूँ, इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है। देखें
5, 6। ये जो डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल के राइट साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है। जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है डेसिमल के लेफ्ट साइड की तरफ। ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम जो हमने लिया है, जो हमारे पास आंसर आया है, एक डेसिमल से पहले वैल्यू है, फिर एक डेसिमल के बाद वैल्यू है, तो उस नंबर को क्या कहते हैं, ये 3 को क्या कहते हैं। ये देखें, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम, ये इंटीग्रल पार्ट है। ये वाला जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है। आप अगर आपने चैप्टर 3 मेरे साथ किया है तो आपको पता होगा, आपको फौरी पता होगा, फौरी जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस करवाई हैं उसमें एक एक क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये पार्ट क्या होता है। ये पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक का। ये जो पार्ट है ये मेंटिसा होता है, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट जो होता है कॉमन लॉगरिथम का ऑफ अ नंबर किसी नंबर का ही कॉमन लॉगरिथम होगा ना, उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है इज कॉल्ड, वो कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम कहते हैं 3 को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे मैंने नहीं लिखा, आगे मैं यहीं से पढ़ रही हूँ, आप भी बुक उठा लें। अच्छा, अब आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो है द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज। अब देखें, अब भी मैंने आपको कहा है कि ये जो पॉइंट होता है उसके जो लेफ्ट साइड पे होता है ये आपका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो राइट साइड पे होता है वो क्या होता है, वो मेंटिसा होता है, और उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट जो होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आता है, तो इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट क्या होगा, तो आपको पता है कि जो डेसिमल पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका मेंटिसा है। ठीक है, समझ आ गई, ये आपका मेंटिसा है। इंटीग्रल पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है और डेसिमल पार्ट आपका मेंटिसा होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड का जवाब है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फोर्थ कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड। देखें, जो आपका फोर्थ पार्ट है वो है x इज इक्वल टू, इफ अगर x जो है वो log y है तो y क्या कहलाया जाएगा, y इज क्या होगा ऑफ x, यानी x का y क्या होगा, जो y है वो x का क्या होगा, वो एंटी लॉग होगा। वो क्या होगा, वो एंटी लॉग होगा। जाहिर सी बात है y के साथ क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है। तो अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो लॉग यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखें, अगर एंटी लॉग लें तो यहाँ भी एंटी लॉग आ जाएगा, वो x हो जाएगा, और लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा और y हो जाएगा। तो y x का क्या होगा, y x का एंटी लॉग होगा। अगर एक चीज़ के साथ लॉग लगा है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, उसकी एंटी लॉग होगी। अगर x बराबर है log y के तो y क्या होगा, y एंटी लॉग ऑफ x होगा, y एंटी लॉग ऑफ x होगा। मैंने आपको बता दिया कैसे, क्योंकि लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, तो y जो होगा वो एंटी लॉग हो जाएगा x का। ठीक है, ओके। अब हम कर रहे हैं पार्ट 5। देखें, पार्ट 5 में उसने कहा है इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 2, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो 2 है, यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव 2 है। दैट नंबर विल हैव, उस नंबर, जिस नंबर का हमने लॉगरिथम लिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आया है, तो उसको डैश 0 इमीडिएटली आफ्टर। देखें, अब बात जो समझने की है वो ये है कि देखें, अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो नंबर यकीनन होगा 0.0576। नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन इस शक्ल में होगा, यानी कि पॉइंट होगा, फिर 0 होगा, फिर 5, फिर 7, 6। अब देखें, कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे निकालते हैं, जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने लेके आना होता है 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी कि पॉइंट को हमने लेके आना होता है
इस जगह पे, ऐसे ना, क्योंकि इसके बाद लेके ये तो 0 है। हमने 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमने कितने नंबर को क्रॉस किया, हमने 2 नंबर्स को क्रॉस किया, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 2 होगा। और देखें ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, देखें ये जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये -2 होगा। बात समझ आई, -2, तो -2 को हम लिखते हैं 2 के ऊपर बार। अब उसने कहा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है, 2 नेगेटिव है, तो इसका जो नंबर होगा इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 -2, that number will have -0 immediately after the decimal point। तो वो नंबर क्या होगा, देखिए मैंने नंबर क्या लिया था 0.0576 ऐसे लिया था ना। तो उसने कहा है कि डेसिमल के बाद इमीडिएटली फौरन कोई क्या होगा, इमीडिएटली 0। अब हमने क्या लिखना है, if the characteristic of the logarithm of a number is 2 negative, that number will have -0 immediately after the decimal point। डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने 0 आए, कितने 0 आए, अब कितने पे डैश लगा हुआ है, अब आपने बताना है कितने 0 आए, 1 0 आया, तो इसका जवाब क्या होगा, 5th का 1 जो आपने डैश लगा हुआ है वहां आपने क्या लगाना है, 1 लगाना है। अगर ये क्वेश्चन MCQs में भी आता है तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, तो जहां 1 लिखा हुआ होगा आपने उस पे टिक लगाना है। मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा समझा देती हूँ, यहाँ बात समझने की है। उसने कहा है आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -2 है, तो -2 है, हमने सपोज कर लिया कि जो नंबर होगा वो 0.0576 होगा, क्योंकि 0.0576 होगा, एक 0 आएगा तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर मूव करेगा, पॉइंट 2 नंबर मूव करेगा तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा, और हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो नेगेटिव आएगा, यानी इसी तरह की शक्ल होगी, यानी 0.0576 भी हो सकता है, 0.0654 भी हो सकता है, 0.0790 भी हो सकता है, यानी कि कोई नंबर भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ बात समझने की है वो नंबर है कि 0.0। इन तीनों नंबर्स में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, पॉइंट है और 0 है, तो ये 2 चीज़ें कॉमन है कि ये शक्ल होगी तो हमारे पास -2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अगर इसके अलावा कोई शक्ल होगी, इसके अलावा कोई नंबर होगा तो हमारे पास -2 कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो है हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराना है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराते हैं तब नेगेटिव आता है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कराते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आता है। नेगेटिव की बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक 0 नंबर आएगा, एक 0 आएगा तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 को क्रॉस करेगा। अगर यहाँ ही 7 आ जाएगा, यहाँ 0 ना आए, मिसाल के तौर पे 0.765 आ जाए, तो पॉइंट को जब हम मूव करेंगे, हमने 1 ना 0 नंबर के बाद मूव कराना होता है, 1 ना 0 नंबर के बाद लिखना होता है, तो हम 7 के बाद लिख देंगे, तो यह हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 आ जाएगा। बात समझ आई। हमारे पास हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देना था वो -2, उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो -2 है कैरेक्टरिस्टिक, तो इससे हमें पता चला कि शक्ल जो होगी वो इन 3 जैसी ही होगी, पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद 0 होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। तो उसने कहा है कि इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 नेगेटिव, दैट नंबर विल हैव -0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 ही हमारे पास कितने 0 आते हैं, 1 0, तो इसलिए हमने क्या लिखा 1 0। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम कर रहे हैं 6 पार्ट। 6 में उसने कहा है इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है और वो पॉजिटिव 1 है। उसने क्वेश्चन में कहा है दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 25.678, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो 1 है, तो इसका मतलब है हमारे पास इस तरह की ही शक्ल आएगी,
22.93 भी हो सकता है, 35.4 भी हो सकता है। यानी क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है ना, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर्स के बाद पॉइंट होगा, ताकि पॉइंट को जब हम मूव करें 1 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखें तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, क्योंकि हमने सिर्फ एक नंबर को क्रॉस किया। तो पॉइंट को हम यहाँ जब मूव करेंगे तो हमने एक नंबर को क्रॉस किया, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगा। और देखें राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ठीक है। अब उसने कहा है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास शक्ल होगी वो इस शक्ल की होगी, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल होगा, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल होगा, 2 नंबर के बाद डेसिमल होगा, इस तरह की शक्ल होगी। तो उसने कहा है अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो हमारे पास, तो इस शक्ल में हमारे पास शक्ल होगी नंबर की, दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। देखें इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 2 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? 2 डिजिट्स, 2 नंबर्स। बात समझ आ गई? ये दोनों बातें सेम है। यहाँ उसने कैरेक्टरिस्टिक 2 नेगेटिव दिया था तो हमारे पास इस शक्ल में नंबर आना चाहिए था। अब यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो हमारे पास इस तरह के नंबर आने चाहिए। तो इस तरह के नंबर हैं, तो इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं पड़े। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 2 डिजिट्स लिखेंगे। यहाँ जो है उसने कहा है कि कितने 0 4 ही आ जाते हैं, तो 1 0 1 0 4 ही आ जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 1 होगा, 5th का 1 आंसर होगा और 6 का 2 भी लिख सकते हो और इस तरह 2 भी लिख सकते हो। यानी कि जो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे वहाँ देखोगे कि 2 किस तरह लिखा हुआ है, TWO 2 लिखा हुआ है या डिजिट्स में 2 लिखा हुआ है। जहाँ 2 लिखा हुआ होगा आप वहाँ उसको टिक कर दोगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने x फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है log 3x = 5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दोगे। तो क्या होगा? जो बेस होगी वो यहाँ आ जाएगी और जो इक्वल के इस साइड पे वैल्यू होगी वो पावर में आ जाएगी और लॉग के साथ जो वैल्यू होगी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का आपको तरीका आता है, ठीक है ना। आपने लॉग की शक्ल को एक्सपोनेंशियल शक्ल में लिख लिया। x = 3^5। तो क्या होगा? 3^5 का क्या मतलब है? 3 जो है वो 5 मरतबा लिखा हुआ है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को 5 मरतबा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी जो कि है 243, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट हैं। फर्स्ट मैंने भी आप करवा दिए हैं, 4th में आपको करवा रही हूँ। 2nd और 3rd सेम टू सेम ऐसे हैं, वो आप खुद कर लें। ये 4th है, log 64 x = -2/3। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? x इधर आ जाएगा = बेस हमारे पास 64 है तो बेस 64 हो जाएगी और ये जो होता है ये पावर में चली जाती है -2/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया। जब इस शक्ल में आ गया x = 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब है 4 × 4 × 4। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 64 ही आता है। तो 4 को हमने 3 दफ़ा लिख दिया और -2/3 वैसे का वैसे आ रहा है। अब यहाँ 3 ऊपर है, यहाँ डिनोमिनेटर में है या न्यूमिनेटर में है, तो 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास 4 की जो वैल्यू बनेगी, 4 की जो पावर बनेगी वो -2 ही बनेगी। 4 की पावर -2 है तो -2 है, माइनस में है पावर, तो माइनस को प्लस में करने के लिए हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। ये न्यूमिनेटर में, हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1/4 की पावर 2 हो जाएगी। 4 की पावर 2 का क्या मतलब है? 4 2 दफ़ा लिखा हुआ है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ये किसके इक्वल है? ये x के इक्वल है और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। सेकंड पार्ट 1 की तरह है और जो थर्ड पार्ट है वो पार्ट 4th की तरह है, वो आप खुद कर लें। अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है log x = 2.4543। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अब हमने यहाँ क्या निकालना है?
क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने x फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने x फाइंड आउट करना था और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने x फाइंड आउट करना है। इसमें हमारे पास लॉग में शक्ल दी हुई थी, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, किस शक्ल में दिए हुए, log x = 2.4543। अब हमारे पास इस शक्ल में जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने क्या निकालना है, हमने x निकालना है। x निकालने के लिए log को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर 3 मेरे साथ कर चुके हैं तो आपको पता है कि log को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ता है। जब log इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे, इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लेंगे तो log एंटी लॉग से कट जाएगा, यानी कि एंटी लॉग जब इस साइड पे लेंगे तो एंटी लॉग कट जाएगा, ये एंटी लॉग कट जाएगा लॉग से, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी सिंपल x बच जाएगा। और एंटी लॉग लेने का वही तरीका, यानी कि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपका मेंटिसा। ओके, अब हमने लेना है लॉग एंटी लॉग से कट किया है, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए क्या तरीका होता है, जो मेंटिसा होता है 0.45 को पहले 4 में देखोगे फिर 3 में देखोगे। जो आपके पास बुक है 9th क्लास की जो बुक है उसमें जहाँ लॉग का टेबल दिया हुआ है वहाँ एंटी लॉग का टेबल भी दिया हुआ है। तो 0.45 को आप 4 में देखोगे, देखें पॉइंट नज़र आ रहा है, 0.45 को आप 4 में देखोगे जो आएगा 2844। फिर उसी रो में 0.45 को देखें, 0.45 को पहले हमने 4 में देखा और उसके बाद हमने 3 में देखा। मीन डिफरेंस फार्मूले में देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। हमने 0.45 को पहले 4 में देखा तो 2844 आया, फिर हमने उसी रो में मीन डिफरेंस में 3 में देखा तो हमारे पास 2 आया। 2844 और 2, 2844 को ऐड करेंगे 2 में तो क्या आएगा 2846। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई। अब हमने देखते हैं कि डेसिमल हमने कहाँ लगाना है। देखें डेसिमल यहाँ होना चाहिए, तो क्योंकि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है तो हम 2 नंबर्स को मूव करेंगे, 2 नंबर्स को क्रॉस करेंगे। तो पॉइंट यहाँ से उठ के, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो आपको पता है जो एंटी लॉग होता है वो उल्टा होता है। लॉग में क्या करते थे, जब पॉजिटिव होता था तो हम क्या करते थे, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते थे तो वो पॉजिटिव होता था। यहाँ एंटी लॉग क्योंकि उल्टा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है क्योंकि पॉजिटिव 2 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से उठा के हम क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 284.6। ये पॉइंट जो है वो यहाँ से उठ के 2 नंबर्स को क्रॉस करके यहाँ आ गया। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 है, पॉजिटिव 2 है, इसलिए हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। हमारा एंटी लॉग में उल्टा हो जाता है। जो काम हम लॉग में करते हैं तो जहाँ प्लस और माइनस का फ़र्क होता है वहीं एंटी लॉग में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब हम गए हैं, +2 था तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं और पॉइंट हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको 4th पार्ट करवा रही हूँ। 2nd और 3rd भी ऐसे हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। आप 4th पार्ट में देखें, log x = -1.6238। अब हमने क्या ले लिया, हमने x की वैल्यू निकालनी है। log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। log एंटी लॉग से कट जाएगा, यहाँ अकेला x बचेगा और यहाँ इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग आ जाएगा। अब एंटी लॉग लेने का वही तरीका, यानी कि मेंटिसा को देखेंगे, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक को नहीं देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक को हम सिर्फ डेसिमल लगाने के लिए देखते हैं। 0.62 को जो हमारे पास लॉग का टेबल है, एंटी लॉग का जो टेबल है बुक में जो मैंने अभी आपको दिखाया है, 0.62 को आप किस में देखोगे, 0.62 को आप 3 में देखोगे, फिर उसी रो में 8 में देखोगे। जो आपके पास नंबर आएगा वो आया है 4205। जब आपने 0.62 को 3 में देखा फिर उसी रो में 8 में देखा तो हमारे पास 2 नंबर है, उन 2 नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आया 4205।
अब 4205 आ गया। अब पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पॉइंट हमारा होना चाहिए इस जगह पे। उसने कहा कि ये -1 है। देखें वहाँ +2 था तो लेफ्ट से राइट की तरफ गया, लेफ्ट से राइट की तरफ गया, इस तरफ गया। तो अब यहाँ -1 है तो पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ से उठा के हमने यहाँ लिख लिया। तो क्या आया 0.4205 और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें 3 पार्ट दे दिए हैं और कहा है कि ये निकालो। log 45, ये बहुत सिंपल है। log 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 9 9 × 5 45 की जगह पे मैंने ये लिख लिया। फिर क्या है, log m × n, यानी कि वो फार्मूला लग रहा है जहाँ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो बीच में 2 के बीच में प्लस आ जाता है। 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो 3 के बीच में प्लस आ जाता है और साथ लॉग लगा हुआ आता है। log 3 + log 3 + log 5, यहाँ तक हो गया। अब log 3 निकालने का वही फार्मूला जैसे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। log 3 कैसे निकालते हैं, आप बुक के जो एंड में है log का टेबल दिया हुआ है, वहाँ log के टेबल में आप 3 निकाल लोगे, 30 को फिर 0 में देखोगे तो आपके पास ये आएगा। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक देख लोगे, उसके बाद मैंटिसा देख लोगे, उनको इकट्ठा करके लिख लोगे, ये आपके पास इकट्ठी वैल्यू आ गई। log 3 आपने निकाल लिया। आप कैलकुलेटर की मदद से भी log 3 ले सकते हो तो आपके पास यही आंसर रहेगा। और अगर आप log का टेबल यूज़ करते हो तो फिर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, फिर मैंटिसा देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को इकट्ठा करके लिख लोगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इन सबको मैंने ऐड किया तो ये आंसर आ गया। जो सेकंड पार्ट है वो है log 16/15। तो ये हमने फार्मूला लगाया, log जो फ्रैक्शन में होती है log 16, फिर बीच में माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ माइनस आ जाएगा और दोनों के साथ log लग जाएगा। log 16 को, अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 मरतबा लिखा हुआ है और 2 अगर 4 मरतबा लिखा हुआ हो तो उनको मल्टीप्लाई करो तो 16 नहीं आता है। 15 की जगह पे हमने 3 × 5 लिख लिया। अब यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है जो कि पावर वाला है, 4 log 2, 4 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 log 2 आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर log, यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है log m + log n, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने log 2 की वैल्यू निकाल लेनी है, log 3 की वैल्यू निकाल लेनी है, log 5 की वैल्यू निकाल लेनी है। इन 2 वैल्यूज़ को आप ऐड कर लोगे, log 2 की जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर रहेगा उसमें से आप माइनस कर दोगे जो इसका आंसर रहेगा और वो आपका आंसर होगा। log आप कैलकुलेटर को यूज़ करके भी निकाल सकते हो और जो log का टेबल दिया हुआ होता है वहाँ से भी निकाल सकते हो। वो जो होता है कि आप 2 वैल्यू को, पहली 2 वैल्यू को आप जैसे इसमें एक वैल्यू है तो इसके साथ 0 लग जाएगा। 20 को आप 0 में देखोगे, जो आपके पास आएगा वो आपका मैंटिसा होगा। और फिर कैरेक्टरिस्टिक को देख लोगे आप, जैसे कैरेक्टरिस्टिक को निकालते हैं। अगर आपको log का टेबल देखने के लिए आपको नहीं समझ आ रही तो आप मेरी प्रीवियस क्लास ले सकते हो। प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल से बताया कि एंटी log कैसे लेते हैं और log कैसे लेते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसने कहा है log 0.048। अब यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको पता है हमें पॉइंट की जगह पे 1 लिखना पड़ता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं, जितने नंबर होते हैं उनकी जगह पे 0 आ जाता है। पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये 1000 आ गया। तो क्या आ गया, log है, एक वैल्यू है, फिर फ्रैक्शन है, फिर 1000 है, तो log 48 - log 1000 आ जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा छोटा सा करके लिखा हुआ है हिंट देने के लिए। log 48 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और 1000 को हमने लिख लिया, ये माइनस है, 1000 को हमने लिख लिया 2 × 2 × 2 × 5 × 5 और × 5। 3 5 आ गए, 3 2 आ गए। अब ये log, यहाँ 2 4 मरतबा लिखे हुए थे, 2 की पावर 4 आ गया और साथ 3 आ गया। और यहाँ माइनस log 2 भी 3 मरतबा लिखे हुए थे और 5 भी 3 दफ़ा लिखे हुए थे। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं log 2 की पावर 4।
log 2 की पावर 4 है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे log mn वाला फार्मूला लगाएंगे, log 2 की पावर 4 प्लस log 3, log 2 की पावर 4 प्लस log 3, और फिर बीच में माइनस है, फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे log mn log 2 की पावर 3 प्लस log 5 की पावर 3। अब यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमने पावर वाला फार्मूला लगाना है, log 2 की पावर 4 log 2 आ जाएगा, log 3 वैसे का वैसे आएगा, ये बीच में माइनस भी वैसे आएगा, log 2 की पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 log 2 आ जाएगा, log 5 की पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 log 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, log 2 की वैल्यू निकालोगे, log 3 की वैल्यू निकालोगे, log 2 की वैल्यू निकालोगे, और फिर यहाँ log 5 की वैल्यू निकालोगे। कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हो, टेबल भी यूज़ कर सकते हो। जब ये वैल्यूज़ आएंगी तो हमारे पास जो log 2 की वैल्यू आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, log 3 की वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे, log 2 की यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ यहाँ log 5 की वैल्यू आएगी उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, और ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी इनको भी हम आपस में ऐड कर देंगे। अब दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक ये वैल्यू हो जाएगी, फिर बीच में माइनस होगा, फिर ये वैल्यू होगी, तो इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, और जो आपका आंसर रहेगा वही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं पहले बहुत डिटेल से करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको पहले समझ आ चुका है तो ये भी आपको ईजिली हो जाएंगे, आपसे ईजिली हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बावजूद अगर आपसे ना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में कहना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो पार्ट करा दूंगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, वो मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था बुक में। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। log 2, log 3 और log 5 की उसने वैल्यू दे दी। आप बुक में देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज 3 में जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी कराया उसमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है। तो आपको कैलकुलेटर की मदद से या log का टेबल यूज़ करके आपको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वो वैल्यूज़ पुट कर दोगे जो बुक में क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 3 25.47। हम पीछे कर चुके हैं 3.4 में इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले हम y के इक्वल कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, तो फिर दोनों तरफ log ले लेते हैं। यहाँ log y वैसे का वैसे आएगा, यहाँ log, और इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। जो यहाँ 3 होता है तो इसको 1/3 ही लिखते हैं। log 25.47 1/3, तो ये फार्मूला जो ला है, थर्ड ला पावर वाला, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। तो n जो है वो n साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर log और फिर m। log 25.47 ये अब आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हो और log टेबल की मदद से भी log निकाल सकते हो। 25.47 का आप जब log लोगे तो वो आएगा 1.4060। अगर आपको log निकालना नहीं आता तो फिर आप मेरी पिछली क्लासेस देख लो, पिछले लेक्चर देख लो, तो आपको ईजिली हो जाएगा आपसे कि log या एंटी log कैसे लेते हैं। तो वहाँ मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, इसलिए मैं फिर से आपको नहीं समझा रही। तो log 25.47 जो आया है वो है 1.4060। इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 नीचे है तो इसलिए डिवाइड होगा, तो आएगा 0.4687। अब इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेके, ये एंटी लॉग क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू बनी है वो log y बनी है और हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो log को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। जब इस साइड पे लेंगे तो log एंटी लॉग से कट जाएगा और बाकी y बचेगा, और जब इस साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे तो फिर आप वही टेबल की मदद से एंटी लॉग निकाल लोगे, जो कि है 0.4687 का जब एंटी लॉग लोगे आएगा 2.942। अगर आपको एंटी लॉग लेना नहीं आता तो आप जो मेरी पिछला लेक्चर है 3.4 का, तो वो अगर आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉग या एंटी लॉग टेबल की मदद से कैसे लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है 6 का वो सेम टू सेम ऐसे है, तो वो आप खुद कर लें। जो थर्ड पार्ट है वो ये है, हम क्या करने हैं, लेट करना है कि ये y के इक्वल है, हमने y के इक्वल कर लिया, फिर क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, इस साइड पे भी log ले लिया और इस साइड पे भी log लिया। अब देखें यहाँ तीनों के तीनों जो ला हैं log के वो लग रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो log mn वाला भी फार्मूला लगेगा, पावर में भी वैल्यूज़ हैं तो क्या log m की पावर n वाला फार्मूला भी लगेगा, और फ्रैक्शन में भी है तो log m/n वाला फार्मूला भी लगेगा।
तो जो मल्टीप्लाई है उसकी जगह पे प्लस आ जाएगा log m प्लस log n, फिर ये नीचे है डिनोमिनेटर में है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, माइनस log वैल्यू है फिर पावर है। अब यहाँ पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पावर 1/3 है तो 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि फार्मूला है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। तो ये जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी log 8.97 भी निकाल लोगे, log 3.95 भी निकाल लोगे और log 15.37 भी निकाल लोगे। जो ये वैल्यू आएगी उसको 3 पे डिवाइड करोगे और ये जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो log 8.97 की वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जो ये वैल्यू निकलेगी इसको ऐड कर दोगे, जो आंसर आएगा उसमें से आप माइनस कर दोगे जो ये वैल्यू निकलेगी। जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.6560। अब ये किसका आंसर निकला है? ये log y का आंसर निकला है। आपने y निकालना है तो log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे। जब इस साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो सिर्फ y बचेगा, log एंटी लॉग से कट जाएगा और यहाँ एंटी लॉग 3.6560। तो आप एंटी लॉग के टेबल में ये वैल्यू निकालोगे तो आएगा 4529 और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट का। तो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने आज लॉग और एंटी लॉग देखने के लिए टेबल आपको नहीं करके दिखाया, इसलिए कि मैं आपको 3.4, 3.3, 3.2 में करा चुकी हूँ कि टेबल में लॉग या एंटी लॉग कैसे लेते हैं। बहुत डिटेल से मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए आज रिव्यू में मैंने आपको नहीं करवाया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पिछले क्वेश्चंस में देख लो, पिछले लेक्चर्स में देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें से कोई बात आपको नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो बात समझा दूंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।